हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 से। ठीक है, 5 से आज के वीडियो में शुरू करेंगे। 5, 6 और 7 को जो है से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्न में दिया गया है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, कोई संख्या है, बोला है कि n कोई प्राकृत संख्या है, उसको बोला है कि 6n अंक जो है से 0 पर समाप्त होता है या नहीं, इसी को दर्शाना है। आइए समझते हैं। जैसे किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए यहाँ पर करना क्या है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब यह है कि उसके लास्ट में जो है से शून्य आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 60 है, 60 को है और 60 के अंत में जो है से क्या है, शून्य है, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी भी संख्या को अंत में अगर 0 आता है तो उसको कह सकते हैं कि वह संख्या शून्य पर समाप्त है। ठीक है, जैसे 60 हो गया और उसी तरह से हो जाएगा फिर से 10, 20, 30 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 40 हो जाएगा। ये सब संख्या क्या है, शून्य पर समाप्त है। ठीक है, अगर जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है इस संख्या को हम बोलेंगे कि क्या है, क्या 0 पर समाप्त है। ठीक है, अब समझिए इसको दर्शाना कैसे है उसको समझिए। यहाँ पर बोला है कि वह n जो है से क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जबकि 6 अंक को 0 पर समाप्त करना है। एक बात समझिए, जैसे किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है तो उसके लास्ट में शून्य होना चाहिए और शून्य उसी संख्या के अंत में आ जा सकता है। जैसे कि 10 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, इसी तरह से 30, 40, 50, 60, ये सब संख्या क्या है, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है। ठीक है, ये सब संख्या जो है से शून्य पर समाप्त होने वाला संख्या है। अब इसको शून्य पर समाप्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसको समझिए। शून्य पर समाप्त करने के लिए पहला काम इसका करना है कि इसको देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 5। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, फिर 2 और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, जब इसको तोड़ा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 6 और इंटू में क्या लिखेंगे, 5। 6 और 5 जब इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसको तोड़िए, इस 40 को जब हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में क्या आ जाएगा, 5। फिर इसको तोड़िए, यह जाएगा 2 और इंटू में आ जाएगा क्या, 5 और इंटू में 5। ठीक है, और एक 2 जो है से और आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू आ जाएगा 5। इसको तोड़िए, ये आ जाएगा कितने बार में, 30। फिर ये 2 से चला जाएगा 15, फिर यहाँ से 3 से 5 बार में, इस तरह से ये टूटेगा। 2, 2, 5, 5, 3, 15, 15 दूना 30 दूना 60, इस तरह से टूटेगा। अब कॉमन बात यह है इसमें कि समझिए हम, जो भी संख्या शून्य पर समाप्त है उसमें सब में कॉमन बात यह है कि देखिए, कॉमन बात यह है कि सभी को तोड़ने पर 2 और 5, फिर से यहाँ 2 और 5, जितना को तोड़े हैं सब में क्या है, 2 और 5 जो है से आ रहा है, 2 और 5 जो है से आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या को शून्य पर समाप्त हो सकता है, जो संख्या शून्य पर समाप्त है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है से शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ पर लिखे थे उसको जब गुणनखंड किए तो इसमें क्या है, 2 और 5, 2 और 5 सभी संख्या में आ रहा है। ठीक है, इसलिए यह संख्या जो है से क्या है, शून्य पर समाप्त है। यानी जो संख्या शून्य पर समाप्त है उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब हमको प्रश्न में बोला क्या है उसको समझिए। बोला है n के लिए, जबकि n एक क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जबकि 6n अंक शून्य पर, n जब प्राकृत है तो 6n का मान क्या होगा उसको समझिए। n प्राकृत है मतलब n बराबर प्राकृत हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या यही तो होता है। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, n बुरा है प्राकृत संख्या, यानी n बराबर कोई भी मान ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
n का मान यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 के पावर 1 मतलब 6 होता है। 6 के पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या 6 × 6 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 के पावर अगर 3 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 × 6 × 6 आ जाएगा। 36 छक्का यहाँ जाएगा 36 छक्का 6 छतरी 18 3 21 216। समझ में आ रहा है कुछ। उसके बाद देखिए करना क्या है, मतलब कि जब हम 6 के पावर 1 रखे हैं तो क्या आ गया 6 आया है, मतलब इसमें क्या आया, इसको जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 2 × 3। इसके गुणनखंड में देखिए, इसके गुणनखंड में क्या है 0 है नहीं है। फिर इसको जो हम 6 के पावर 3 लिखे हैं, 6 के पावर 3 में भी क्या है 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब 2 और 5 नहीं आने वाला है। 6 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ क्या आया है 36 आया है। इसमें भी क्या है लास्ट में 0 नहीं है। जब लास्ट में 0 नहीं है मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, यही बात को लिखना है इसके यहाँ पर भाषा में, इसी बात को लिख देना है। यह 0 पर समाप्त है नहीं है, नहीं है तो इसके लिए क्या लिखना है उसको समझिए। यहाँ पर लिख देना है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 अनिवार्य है। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 से n को जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या 2 × 3 और इंटू में क्या जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः यह 6n क्या हो जाएगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, लिखिए, आइए इसके लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः 6n अंक 0 पर किसी भी मान के लिए समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इसको इस तरह से भाषा में लिख देना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, उसको देखिए, उसको कैसे करना है उसको समझिए। यहाँ पर दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में क्या है 11 × 13 प्लस क्या है 13, 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या है 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसी को निकालना है। देखिए, इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। संख्या दिया गया है एक बार में 7 है 11 है गुना में 13 है, फिर से क्या है 13 है। 13 चूँकि दोनों टर्म में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म, फिर एक टर्म ये हो जाएगा। इसमें से 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा
अंदर बचेगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, यानी आ जाएगा ये इतना। 7 गुने 11 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 77 प्लस में 1 यानी 13 और गुना में 77, एक आ जाएगा क्या 78। एक जो है से ये हो गया। दूसरा करना है, दूसरा है इधर क्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना में है 2 गुना में है 1 और गुना में क्या है इधर प्लस में 5 है। ठीक है, अब यहाँ से 5 चूँकि दोनों में है तो 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा क्या 7 गुना में 6 गुने 1 गुने 4 गुना में 3 गुने 2 गुना में 1 और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सब ये सबको गुना कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 100 1008 और प्लस में क्या है 1 है, यानी आ जाएगा 5 गुने 1009, ये आ गया इसका इतना। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेना है। अब बोला है भाज्य संख्या है तो क्यों है, भाज्य संख्या है कि नहीं उसको समझिए। भाज्य संख्या होने के लिए उसको 2 गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 13 गुने 78 है। ठीक है, 5 गुने क्या है 100 1009 है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। यहाँ पर लिख देना है क्योंकि दी गई संख्या का 2 भाज्य गुणनखंड है, अतः यह क्या है भाज्य संख्या है। बस इतना करना है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 7 नंबर है उसको देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं 7 नंबर। अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 में क्या है उसको देखिए। ठीक है, प्रश्न ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आज पढ़ते हैं। यहाँ पर से देखिए, ध्यान से देखिए। बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, किसी खेल के एक मैदान है उसमें एक वृत्ताकार पथ जो है से इस तरह से बनाया गया, वृत्त के आकार का। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति चक्कर लगाना शुरू करता है, इस तरह से चक्कर लगाते लगाते जो है से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो उसको यहाँ से चक्कर लगाकर यहाँ आने में कितना लगता है 18 मिनट। एक चक्कर का मतलब यहाँ से शुरू किया फिर से वो लौट करके वहाँ आना चाहिए, उसको लगता है 18 मिनट का समय। ठीक है, एक व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। आगे बोला है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर से इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में कोई दूसरा व्यक्ति है उसको लगता है कितना मिनट 12 मिनट। ठीक है, दो व्यक्ति हैं उसमें से पहला व्यक्ति अगर चक्कर लगाता है तो उसको लगता है 18 मिनट का समय। उसी मैदान को कोई दूसरा व्यक्ति अगर चक्कर लगाता है तो उसको लगता है कितना 12 मिनट। ठीक है, आगे बोला है उसको समझिए। बोला है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब पुनः बोला है दोनों एक ही स्थान से, जैसे यहीं से दोनों चलना शुरू करेगा और एक ही समय से एक ही स्थान पर और एक ही समय में दोनों एक दूसरे को मतलब एक ही तरफ चलना शुरू करता है। ठीक है, यहीं से दोनों चलना शुरू करता है और इधर ही दोनों चलता है, एक ही दिशा में दोनों चलता है। ठीक है, अब बोला है कि जब दोनों एक ही स्थान पर फिर से वापस कितने समय बाद आकर वापस एक साथ मिलेगा। ठीक है, कितने समय बाद एक साथ मिलेगा। तो इसको करना क्या है उसको समझिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए एक साथ मिलने वाला तो इसको क्या करना है, दोनों का जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या करना है एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम इसका निकाल देना है। दोनों को बोला है कि एक साथ मिलाना है तो इसका क्या करना है एलसीएम, यानी आ जाएगा 18 और कितना है 12 है, इसका एलसीएम कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 2 से कितने बार में 9, फिर 2 से चला आएगा 3, 2 से नहीं या 3 से चला आएगा कितने बार में 3 बार में, फिर यहाँ 3 से चला आएगा 1 बार में। यानी 18 का जब गुणनखंड किए थे क्या आया 2 गुने 3 गुने 3। 12 का कर लीजिए, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, फिर 3 से ये चला आएगा 1 बार में। यानी 12 का किए तो क्या आ गया यहाँ पर 2 गुने 2 गुने आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाता है इसका। अब क्या करना है उसको समझिए। इसको हम ले सकते हैं क्या, इसको लिखिए, यह आ जाएगा 2 गुने 3 के घात क्या 2, फिर यहाँ जाएगा 2 के घात क्या 3, यहाँ आ जाएगा। अब हमको करना है 18 एवं क्या है
12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या है उसको ले लीजिए। कितने संख्या है? 2 है और क्या है? 3 है। 2 और 3 है। और इसमें क्या करना है? अधिकतम घात को लेना है। जैसे यहाँ 2 लिए हैं तो 2 का अधिकतम घात दोनों में क्या है? यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात क्या है? 2 है। तो दोनों का अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इसी को लेना है, 2 के घात 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 के घात यहाँ 1 है, 3 के घात यहाँ 2 है। तो अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो उसी को लीजिए। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। यानी 2 का घात क्या करेंगे? 2 मतलब 4, 3 का घात 2 मतलब आ जाएगा 9, और 9 चौके करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 36 मिनट बाद जो है सो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर, एक ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बना देना है। ये है 7 नंबर प्रश्न जो है से खत्म हुआ। ठीक है, आज के प्रश्नावली 1.2 जो है से इस वीडियो के बाद खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है।